Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of GN वर्मन और आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल फंक्शन। हम लोग पिछले वीडियो में 2075 तक डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम लोग 2076 के आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ये थ्योरी कोई स्पेशल कुछ अलग चीज़ नहीं है, बस एक अलग फॉर्म है जिसको हम लोग देखेंगे और इसी पे बेस्ड फॉर्म जो है अगला हमारा इस पे करीब 14 प्रॉब्लम है, 14 4 इसमें डिस्कस करेंगे और 10 अगले 2 वीडियो में करेंगे। तो ये फॉर्म क्या है, x टू दी पावर m a प्लस बी एक्स टू दी पावर n टू दी पावर m dx। अगर इस तरह का, इसको बोलते हैं MNP फॉर्म बोलते हैं, इस तरह का अगर हमारा फॉर्म हो और उसमें सब केस दिया हुआ है, 3-4 सब केस है कि अलग अलग कंडीशन में कैसे प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। वैसे मैं हमेशा डिस्कस करता हूं तो मैं बताता हूं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का n नंबर ऑफ वेज हो सकता है, उसमें से कुछ वे जो होता है ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा, जिसको हम कम मेहनत और कम समय में कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हमारा मोटो यही है कि प्रॉब्लम को सॉल्व तो करें ही करें, साथ में उसको सही उसके अप्रोच को भी सीखें ताकि उस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आए उसको हम लोग आसानी से हैंडल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सब केस देखते हैं। पहला, अगर p पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कि अगर ये p पॉजिटिव इंटीजर हो तो वी एक्सपेंड बाइनोमियल, ये एक बाइनोमियल है, इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम मुझे लगता है कि सबको पता होगा। जस्ट इन केस अगर किसी को नहीं पता है तो हम रिमाइंड करा दें। अगर x प्लस वाई टू दी पावर n अगर है तो हम लिखते हैं एन सी जीरो, और दोनों का डिफरेंस पहले पे, तो n और y टू दी पावर जीरो प्लस एन सी वन, एक्स टू दी पावर n माइनस वन, वाई टू दी पावर वन, प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलते जाता है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, एन सी एन माइनस वन और x टू दी पावर वन और y टू दी पावर n माइनस वन और प्लस एन सी एन और y टू दी पावर n, x टू दी पावर जीरो तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है जहां n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर ऐसे केस में हम इस तरह से एक्सपैंड करेंगे और एक्सपैंड करने के बाद हमारा ये सब लीनियर फैक्टर है, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n जो हम सीखे थे, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो हम वही फॉर्मेट में सारा चला आएगा। ठीक है। अगर p का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो के निगेटिव इंटीजर होता है तो क्या होगा, तो अगर p निगेटिव इंटीजर है तो हम क्या करेंगे, x बराबर जेड टू दी पावर k कोई वेरिएबल चूज कर लेंगे, k रखेंगे, जहां k इज कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ m एंड n। तो हम लोग अभी से पीछे वाले प्रॉब्लम में भी देखे थे, कई जगह पे जेड टू दी पावर हम लोग k या कोई वेरिएबल रखते थे जो दो हमारा जो m और n है उसका कॉमन डिनोमिनेटर होता था। ठीक है। अगर p इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो के फ्रैक्शन होगा तो क्या हो सकता है, तो अगर p फ्रैक्शन हो, जैसे कि मान लेते हैं p r अपॉन एस है, तो हम उस केस में चेक करते हैं कि m प्लस वन अपॉन एन, यहाँ पे जब भी हम m और n की बात करें तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ही रिलेट करेंगे, जहां m x टू दी पावर m जो होगा वो m प्लस वन अपॉन एन अगर इंटीजर आ जाए तो हम सिंपली जो हमारा बाइनोमियल है उसमें उसको हम z टू दी पावर s रख देंगे। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं होता है तो हम चेक करेंगे कि ये इंटीजर है कि नहीं है। यानी अगर m प्लस वन अपॉन एन अगर इंटीजर नहीं होगा, यानी इसमें एक चीज और ये समझिए कि इस ये केस जब नहीं काम कर फेल हो जाएगा तब हम इसमें जाएंगे m प्लस वन अपॉन एन और ये इंटीजर नहीं आया, नॉट इज इक्वल टू इंटीजर, उस केस में हम लोग देखेंगे कि m प्लस वन अपॉन एन प्लस p अगर इंटीजर है कि नहीं है, और तब हम कहें इस चीज को क्या करेंगे, बाइनोमियल को सब्सटीट्यूट करेंगे x टू दी पावर एन जेड टू दी पावर एस। बाकी चीज हम प्रॉब्लम जब डिस्कस करेंगे हम हमारे पास ये बार बार आएगा और प्रॉब्लम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे भी मेरा हम जो प्रॉब्लम जो भी फॉर्मूला या
कोई भी स्टेप याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इसको लिख के सामने रख लीजिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए 3-4 बार या बार बार इसको देखिए, देखते देखते ये याद हो जाएगा और वो हमेशा दिमाग में रहेगा। और प्रॉब्लम जब बनाइएगा तो खुद आपको स्टेप दिमाग में आते जाएगा कि जैसे अगर पहला स्टेप, अगर पहला कंडीशन फेल हो रहा है तो दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, दूसरा फेल हो रहा है तो तीसरा, और तीसरा फेल हो रहा है तो चौथा, तो अपने आप ये दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रॉब्लम। और पहला प्रॉब्लम हमारा पहले फॉर्मेट का है कि इसका जो बाइनोमियल का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट एक्स, और अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या हमारा आ जाएगा, हम अभी भी पीछे हम लिखे थे अभी अभी एक्स वाई में लिखे थे, अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन हो तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 अगर हमारा 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 आएगा। तो इसका तो एकदम सिंपल एन सी जीरो एक्स टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर, यानी जो सबस्क्रिप्ट में आएगा वही हमारा एक्स के पावर में आएगा। तो ऐसे करके लास्ट बट नॉट द लिस्ट एन सी एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन और प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर एन एन। तो इस तरीके से इसको एक्सपैंड कर देंगे, 4 पावर है तो हम क्या लिखेंगे 1, पहला टर्म एन सी जीरो 1 हो जाएगा, एक्स टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा। तो वैसे भी जब 1 प्लस एक्स टू द पावर एन होता है तो उसका एक्सपेंशन में पहला टर्म हमेशा 1 होता है। अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन कर रहे हैं और एन हमारा अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पहला टर्म हमेशा 1 होता है। ये हम बिना किसी डाउट के बोल सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा है। कोई अच्छा बुक देख लेते हैं, सोचते हैं सिंगेज मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, सिंगेज मंगा लेते हैं और सिंगेज से ही बाइनोमियल को डिस्कस करते हैं। या फिर कोई पुराना हॉलैंड नाइट वगैरह है, हॉलैंड नाइट में भी प्रॉब्लम कुछ अच्छा प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम कम है उसमें बट अच्छा प्रॉब्लम है उसमें भी। तो हम लोग कोई स्टैंडर्ड बुक लेंगे और उसमें बाइनोमियल थ्योरम का उससे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 प्लस 4c1 और क्यूब रूट एक्स। इसको अगर क्यूब रूट एक्स के जगह पे हम एक्स टू द पावर 1/3 लिखे तो ज़्यादा आसान होगा। 4c2 एक्स का पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको बड़ा सा ब्रैकेट दे देते हैं, प्लस 4c3 और x का पावर 1/3 का पावर 3 प्लस 4c4 x का पावर 1/3 का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज और dx। तो इसको हम और आगे ले चलते हैं तो ये हो जाए x का पावर 1/2 और 1 प्लस 4c1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x का पावर 1/3 प्लस 4c2 6, 4c2 का मतलब हो गया 4 इंटू 3/2, तो हो जाएगा, सॉरी इसको क्यों कट कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6। वैसे इसका क्या होता है एन सी आर, मतलब हम उम्मीद करते हैं सबको पता होगा, जस्ट इन केस किसी को नहीं पता हो। और ये हमारा पुराना टर्मिनोलॉजी है, जैसे फैक्टोरियल को आजकल मॉडर्न ज़माने में ऐसे लिखते हैं, हम लोग बचपन में ऐसे लिखते थे। तो हम लोग इसी को आप जब भी ये देखें तो समझिए ये फैक्टोरियल है। और जहाँ भी आप पढ़े होंगे आपको बताया गया होगा कि फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं। पुराने बुक में ऐसे मिल जाएगा, नए वाले बुक में ज़्यादातर ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 6 और x का पावर 2/3, 4c3 का मतलब 4 और x का पावर 3/3 यानी 1 और 4c4 1 और x का पावर 4/3, ये हो गया dx। इसको हम लोग अगले पेज पे लेके चलते हैं, यहाँ पे जगह कम है ताकि कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं हो। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 1 प्लस 4 x का पावर 1/3 प्लस 6 x का पावर 2/3 प्लस 4x का पावर 1, मतलब 3/3 का 1 हो जाएगा और फिर 1 और x का पावर 4/3 dx, ये हमारा एक्चुअल टर्म है। इसको हम ओपन करते हैं तो x का पावर 1/2 dx पहला टर्म, दूसरे टर्म में से कांस्टेंट को बाहर निकाले, x का पावर 1/2 प्लस 1/3 प्लस
अगला टर्म 6 इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 प्लस 2/3 dx प्लस, अब अगला टर्म देखते हैं, x का पावर 1/2 प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 प्लस 4/3 dx। अब सबको हम रैशनलाइज एक साथ कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसको तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, x का पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस 4 और x का पावर इंटीग्रेशन, इस दोनों को अगर हम ये एलसीएम ले तो 6 और ऊपर में 3 या 2 5 हो जाएगा dx प्लस 6, इसका x और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 6 और इसका 3 और प्लस 4 7 dx प्लस 4, इसका हो जाएगा x का पावर 3/2 dx और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 4 और 3 और प्लस 8 11/3 dx। ठीक है, अब हमारा इसको लिखेंगे तो क्या, ये 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 4, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ये 11/6, इसमें 1 ऐड हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 11/6 प्लस 6, ये हो जाएगा 13 x का पावर 13/6 और ये भी हो जाएगा 13/6 प्लस 4, ये x का पावर 5/2 और नीचे में भी हो जाएगा 5/2 प्लस x का पावर ये हो जाएगा 14/3 और नीचे में भी हो जाएगा 14/3 प्लस 6। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम दिखने में, मतलब सॉल्यूशन दिखने में अच्छा लगे। 6 4 जा 24, 24/11 x का पावर 11/6 प्लस 36/13 x का पावर 13/6 प्लस 8/5 x का पावर 5/2 प्लस 3/14 x का पावर 14/3 प्लस c। देखिए हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया और चाहेंगे तो हम यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर एक स्टेप और सिंप्लीफाई करें तो जितना पावर में, जितना इंटीजर पावर में टर्म है, इंटीग्रल टर्म को निकाल लेंगे और फ्रैक्शन को रहने देंगे। तो अगर अगले पेज पे लेके चलते हैं तो हम इसको लिखेंगे 2/3 x रूट x, क्योंकि 3/2 को हम लोग x रूट x लिख सकते हैं। ये क्या है 11/6, तो 6 1 जा 6 और 5, यानी कि इसको हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं प्लस 24/11 और इसमें से एक x निकलेगा और 6 रूट 1 होगा और x का पावर 5 होगा। ये एज गुड एज 5/6 है, x का पावर 5/6, उसमें से हम एक x को निकाल दिए, 1 आता तो उसको हम बाहर कर दिए, इंटीजर आ गया। फिर 36/13 है और ये 6 2 जा हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बाहर निकलेगा और 1/6 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36/13 और इसमें से 2x निकला तो x स्क्वायर और 6th रूट ऑफ x। इसके बाद 8/5 और यहाँ पे 2 से 2 2 जा 4, 1 एक और बच जाएगा, यानी कि हम प्लस x 8/5 x स्क्वायर और रूट x, और इसके बाद इसमें क्या बचेगा 3 4 जा 12 और 2/3, यानी कि इसमें से आ जाएगा प्लस 3/14 और 3 4 जा 12, यानी x4 और x का पावर कितना होगा 3 4 जा 2/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर हुआ। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर ज्यादा अच्छा माना जाएगा। वैसे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ये हमारा फाइनल आंसर है और ये सही भी है। अगर कोई यहाँ छोड़ता है तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर यहाँ छोड़ेगा तो उसको बोला जाएगा कि आप प्रॉब्लम तो बना ही दिए हैं, थोड़ा उसको सजा दिए हैं, तो थोड़ा सा एक इंप्रेशन अच्छा बनेगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं।
ठीक है, अब देखिए जीएन वर्मन जो है वो सिखाने के लिए, इससे अच्छा बुक तो हम थोड़ा एग्जेजरेट कर देते हैं, लेकिन वो एग्जेजरेशन जो है वो गलत भी नहीं है। हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन सीखने के लिए ब्रह्मांड में, धरती पर जीएन वर्मन से अच्छा किताब आपको नहीं मिलेगा। देखिए हम लोग 4 टाइप देखे एमएनपी फॉर्म का। पहला क्वेश्चन में था पी का पावर पॉजिटिव होना हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसको एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल को और इंटीग्रेट कर देंगे। दूसरा केस था कि अगर इंटीजर हो लेकिन निगेटिव इंटीजर हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, m और n, यहाँ पे m क्या है -1 है और n क्या है 1/3 है। 1/3 और 1 इस दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। तो इसका कॉमन डिनोमिनेटर, इसका 1 और इसका m का डिनोमिनेटर 1 और इसका 3, दोनों का जो कॉमन डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो कहा गया कि x इज इक्वल टू जेड टू द पावर k, जहां k इज कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ m एंड n। अगर आपको नहीं रिकॉल हो पा रहा है तो हम आपको दिखा देते हैं। क्या है, z इज x टू द पावर जेड टू द पावर k, जहां k इज कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ m एंड n। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे k के जगह पे क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे, z टू द पावर 3। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा जेड टू dx हो जाएगा 3z² dz। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया 1/x और 1 प्लस x का पावर 1/3 यानी कि z और होल का पावर -3, और dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 3z²। ठीक है, तो हम लोग इसको सारे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम x का वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो x के जगह पे क्या है, z³ है, z³ और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस z का होल क्यूब और यहाँ पे 3z² dz। z² से ये पावर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या, 3 को बाहर कर लिए, हमारे पास क्या आ गया z और 1 प्लस, या इसको z पहले कर देते हैं, z+1 का होल क्यूब dz। अब ये हमारा प्रॉब्लम इरेशनल से फ्री हो गया। पहले इरेशनल फंक्शन था, अब ये इरेशनल से फ्री हो गया। लेकिन ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का हम एक केस देखे थे, हम इसको वीडियो में इसका लिंक डाल देंगे। उसमें हम देखे थे कि जहां पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर 3 बार आता हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर को मोनोमियल बनाते हैं। तो हम लोग इसको यहां लेके चलते हैं, 3 इंटीग्रेशन 1/z और z+1 का होल क्यूब dz। हम क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू z+1, t इज इक्वल टू हम z+1 ले लिए। अब इसको dt करेंगे तो क्या हो जाएगा dz, और जहां पे z होगा वहां पे क्या हो जाएगा t-1। इसको सारे को हम t में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं क्यूबिक वाला टर्म सिंगल टर्म हो। ये हो जाएगा t³ और z के जगह पे t-1 और dt। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इसको रिवर्स तरीके से लिखना है, -1 प्लस t, और इसमें 1 में डिवाइड करेंगे हम लोग, ये 1 है। और कब तक डिवाइड करेंगे, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर में होता था कि जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में अगर 3 बार अगर रिपीट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर 3 टाइम्स है उसको मोनोमियल बनाएंगे। ये बाइनोमियल है, उसको हम मोनोमियल यानी सिंगल टर्म का बना दिए। उसके बाद उसको छोड़ के न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग देंगे और डिवाइड करेंगे तब तक जब तक कि ये मोनोमियल वाला टर्म जो रिपीटेड फैक्टर वाला टर्म यानी 3t³ वाला टर्म है वो जब तक नहीं आ जाए। तो इसको डिवाइड करते हैं, -1, तो -1 माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, t फिर से करेंगे -t, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और -t²। इसको करेंगे तो माइनस और ये प्लस कैंसिल, t², फिर करेंगे -t², तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस t² और -t³। इसको करेंगे तो माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया t³।
अब हमको रिमाइंडर थ्योरम से इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 को लिखेंगे क्या? 1 को लिखेंगे टी माइनस 1 इंटू माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इसको, और प्लस टी क्यू डिवाइडेड बाय टी क्यू इंटू टी माइनस 1 डी टी। अब हमारा प्रॉब्लम एक तरह से एकदम बन ही गया। एक स्टेप लिखेंगे और आप देख लीजिएगा कि प्रॉब्लम बन गया। तो ये 3 और इस सब में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो इसको -3 करते हैं। तो ये t माइनस कट गया, ऊपर में क्या आ गया? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 अपॉन टी क्यू डी टी। और इसमें जब इससे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? 3, और टी क्यू से टी क्यू कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी। अब हमारा प्रॉब्लम देखिए एकदम बन गया। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी माइनस 3 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी माइनस 3 1 अपॉन टी क्यू डी टी, और प्लस 3 इसको हम लोग थोड़ा सा घेर देते हैं, ln mod t माइनस 1 हो गया। अगले पेज पे चलते हैं। तो क्या है हमारा? -3, और एक बार लिख लेते हैं क्योंकि गलती होने का चांस यहाँ जा 1 अपॉन टी है। इसको हम लोग लिख सकते थे लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। ये है टी स्क्वायर डी टी माइनस 3 1 अपॉन टी क्यू डी टी, और प्लस 3, ये प्लस ही है, एकदम प्लस है, 3 ln mod t माइनस 1। अब इसको क्या लिखेंगे? -3 ln mod t माइनस 3, और ये प्लस 1 अपॉन टी। हमको पता है कि 1 अपॉन टी स्क्वायर जो है -1 अपॉन टी होता है, टी का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये होता है -1 अपॉन टी। -3, और इसको लिखेंगे तो टी का पावर -3 प्लस 1 और -3 प्लस 1, और प्लस 3 ln mod t माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा? प्लस सी हो जाएगा। तो इस दोनों ln वाले टर्म को एक जगह ले लेते हैं, तो 3 कॉमन आ जाएगा, ln t माइनस 1 अपॉन टी। ठीक है, और इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन टी, और ये -3 और यहाँ पे -2 आएगा, तो दोनों मिलके प्लस 3 अपॉन 2 और 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये प्लस सी। तो हमारा टर्म आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? t इज इक्वल टू क्या है? z प्लस 1 है, तो हम इसको यहाँ पे डालते हैं, ln t माइनस 1 यानी कि z, और अपॉन z प्लस 1 प्लस 3, और ये है z प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 2 1 अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। z क्या है? z है हमारा, यहाँ पे z हमारा है क्यूब रूट x, तो z है x का पावर 1 अपॉन 3। तो हम या तो बाहर में भी यहाँ लिख सकते हैं, वेयर z इज इक्वल टू x का पावर, सॉरी, x का पावर 1 अपॉन 3 और क्यूब रूट x। ठीक है, और मन करता है आप लिख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, आप लिख सकते हैं क्यूब रूट x अपॉन क्यूब रूट x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन क्यूब रूट x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 2 1 अपॉन क्यूब रूट x प्लस 1, और इसका स्क्वायर प्लस सी आंसर। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसको पहले MNP फॉर्म में हम लेके चलते हैं। ये 3 जो है x का पावर नहीं है, ये क्यूब रूट का 3 है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये x का पावर -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1 अपॉन 3 dx। तो डेफिनेटली हमारा थर्ड फॉर्म है, जहां पे p इज इक्वल टू क्या है? r अपॉन s, और यहाँ पे क्या है? -1 अपॉन 3 है। हमारा m क्या है? -1 है, और n क्या है? 2 है। तो इसमें पहला केस बोला गया है कि m प्लस 1 अपॉन n अगर इंटीजर होता है, तो -1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, विच इज एन इंटीजर। ये इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो हम लोग क्या करते हैं? अंदर वाले टर्म यानी कि
1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या सपोज करते हैं, जेड का पावर एस, यानी कि जेड का पावर 3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर dz। तो इससे हम अगर dx निकाले तो ये हो जाएगा 3/2 z स्क्वायर dz अपॉन x। ठीक है, अब हम सारे चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। 1/x, ऊपर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे जेड क्यू का पावर -1/3 और dx के जगह पे 3/2 को हम बाहर लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एक्स और dz। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/2 नीचे में आ गया एक्स स्क्वायर और ऊपर में आ गया जेड टू दी पावर -1 और जेड स्क्वायर dz। अब देखिए एक्स स्क्वायर अगर यहां से हम निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, जेड क्यूब -1, क्या आ जाएगा, जेड क्यूब -1। तो इसको लिखेंगे तो 3/2 ऊपर में क्या आ गया जेड और नीचे में क्या आ गया जेड क्यूब -1 dz। अब अगले पेज पे लेके चलते हैं इसको, तो ये है 3/2 इंटीग्रेशन जेड अपॉन जेड क्यूब -1 dz। अगर आप हमारा वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट वीडियो में इस चीज को डिस्कस करा गया था और लास्ट में ऐसा ही सिचुएशन आया था और इसमें हमको पता है कि इसका फैक्टर क्या आएगा, लेकिन हम चूंकि नया प्रॉब्लम कर रहे हैं तो हम लोग इसमें सारा स्टेप फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा मोटो सिर्फ आंसर लाना नहीं है, हमारा मोटो सारे स्टेप को डिस्कस करना है और हर एक चीज को देखना है कि इसमें कितना इंट्रिकेसी है। तो हम लोग अगर इसको लिखें जेड अपॉन जेड क्यू -1, इसको एक स्टेप यहाँ बढ़ाते हैं 3/2 इंटीग्रेशन जेड अपॉन जेड -1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 और ये dz। तो देखिए इसको हम अगर लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन जेड -1, इसको डायरेक्ट फैक्टर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 प्लस बी जेड प्लस सी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा a जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 प्लस ये क्या है जेड -1 है बी जेड प्लस सी और डिवाइडेड बाय जेड -1 और इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या हमारे पास आया, जेड इज इक्वल टू ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस ए प्लस बी जेड स्क्वायर माइनस बी जेड प्लस सी जेड माइनस सी। अगर सब ए सेम पावर वाले को एक जगह इकट्ठा करते तो ए प्लस बी जेड स्क्वायर ए माइनस बी प्लस सी जेड और ये क्या हो जाएगा ए माइनस सी। अब अगर हम दोनों एक जैसे पावर को वेरिएबल को अगर हम अरेंज इक्वेट करें तो ए प्लस बी 0 आ जाएगा और ए माइनस सी जीरो आ जाएगा। इससे आया a इज इक्वल टू माइनस बी और इससे आया a इज इक्वल टू सी। अब तीसरे टर्म को देखते हैं, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। जेड से जेड कैंसिल होगा, यहाँ पे यहाँ जेड है यहाँ भी जेड है, जेड से जेड कैंसिल होगा तो 1 आएगा। a के जगह पे a माइनस बी के जगह पे भी a और c के जगह पे भी a रख देते हैं इज इक्वल टू 1। 3a इज इक्वल टू 1 यानी कि a इज इक्वल टू 1/3। अगर a 1/3 है तो c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू -1/3। हमको ए बी सी पता चल गया तो हम क्या लिखेंगे 3/2 इंटीग्रेशन a के जगह पे 1/3 और 1/z-1 dz प्लस 3/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/3z प्लस 1/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। ठीक है, इसको आगे ले चलते हैं तो 3 कैंसिल हो जाएगा 1/2 ln mod z -1 और इसमें भी 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमको चाहिए वहां पे z प्लस 1। तो हो जाएगा z -1 और यहाँ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। हम हमेशा बोलते हैं कि मतलब जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको दिव्य दृष्टि है कि हमको ये दिख रहा है कि हम ऐसा ही करें। हमको जो नीचे टर्म दिख रहा है यहाँ पे नीचे टर्म में जेड स्क्वायर प्लस 2, इसका यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस जेड है, इसको डेरिवेटिव अगर लेंगे तो 2z प्लस 1 आएगा। हमको यहाँ पे जेड है
हम ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2z और ये हो जाएगा माइनस 2z माइनस 2 हो जाएगा। इसमें अगर एक स्टेप और अगर हम लिखें ln mod z माइनस वन अपॉन 4 तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2z माइनस वन सॉरी प्लस 1 और माइनस 3 और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड और प्लस 1 dz। इसको हम आगे लेके अगले पेज पे चलते हैं। तो क्या है, हाफ ln mod z माइनस 1, यही है एकदम सही, माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 2z प्लस 1 माइनस 3 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 dz। इसमें से हमारा सेकेंड टर्म जो है वो इंटीग्रेशन उसका आ गया, क्या आ गया, z माइनस वन अपॉन 4 इंटीग्रेशन 2z प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 dz और प्लस 3 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। अब इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो दूसरा टर्म का भी हमारा इंटीग्रेशन आ गया, ln mod z माइनस वन अपॉन 4 ln mod z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 इंटीग्रेशन, इसको हम लोग लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ इंटू जेड प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4। अगेन ये दिव्यदृष्टि नहीं है, पिछले प्रॉब्लम पिछले वीडियो में ये हम करे हैं और ये हम लोग 9th क्लास में कई बार करे होंगे जब हम लोग लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें 4 मेथड था, उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर का मेथड था जिसमें किसी गिवन क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे और उससे उसका हम रूट निकालते थे, वो ही चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1 अपॉन 2 ln mod z माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 ln जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 अपॉन 4। इसको लिख देंगे तो हो जाएगा, एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इंटीग्रेशन ये क्या हो गया, जेड प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री अपॉन 2 का होल स्क्वायर dz। इसको एक स्टेप और लिखेंगे और यहाँ हमारा फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, z माइनस वन अपॉन 4 ln जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 ये हो जाएगा 1 अपॉन ए यानी कि 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स 2z प्लस 1 अपॉन रूट 3, 2 से ये कटा तो 2 रूट 3 से कटा तो ये फिर रूट 3 आ जाएगा प्लस सी। एक स्टेप लास्ट लिख लेते हैं, हाफ ln mod z माइनस 1 माइनस हाफ ln mod जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 tan इनवर्स 2z प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है, लिख लेंगे वेयर z इज इक्वल टू, जेड हमारा क्या है, जेड हमारा है क्यूब रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 3 और क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक चीज हम इम्प्रोवाइज और कर सकते हैं लेकिन हम इसमें स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, हम लिखेंगे हाफ ln जेड माइनस 1 अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 tan इनवर्स 2z प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इसको ही बोल सकते हैं, ये भी सही है। आप इस स्टेप से, ये स्टेप कैसे आया ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप लोग ये डिराइव कीजिए और बताइए कि आपका ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, अगेन ये भी रूट 3 में ही है, टाइप करने में ये थोड़ा ऊपर चला गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग MNP फॉर्मेट में पहले लिखते हैं, x टू द पावर 5 1 प्लस एक्स क्यूब और 2 अपॉन 3 dx।
तो हमको जब भी फ्रैक्शन फॉर्मेट में रहे p इज इक्वल टू आर अपॉन एस और ये है 2/3, तो हम लोग चेक करते हैं m प्लस 1/n, m क्या है 5 है, प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 जो कि इंटीजर है। जब ये होगा तो हम लोग करेंगे जो बाइनोमियल टर्म है, यानी कि इतना इज इक्वल टू z⁻s यानी कि 3। तो हम लोग इसको यहां डाल देते हैं, तो इंटीग्रेशन x5 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं z³ और 2/3, और इससे dx निकालते हैं, अगर डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ करेंगे तो 3x² dx सॉरी dx इज इक्वल टू 3z² dz, 3 से 3 कैंसिल, dx इज इक्वल टू z² dz। यहाँ पे हम लोग dx को लिख देंगे z² dz और नीचे में x²। इस x² से इसका 5 का पावर कट के 3 हो जाएगा, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो हमको क्या बचेगा, यहाँ मिलेगा x3 और ये हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा z² और ये z² पहले से है तो एक और z² dz। हमारे पास क्या है, x³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x³ इज इक्वल टू क्यूब माइनस 1। वैसे ये फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ऐसा हुआ तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, डेफिनेटली आसान हो जाएगा। तो ये हो गया z4 और ये हो जाएगा 3 - 1 dz। अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो ये हो गया z4 और ये 3 - 1 dz, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा z7 dz माइनस z4 dz, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा z8/8 माइनस z5/5 प्लस c, इसको लिखेंगे 1/8 और z का वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू है क्यूब रूट, यानी कि z का वैल्यू है x प्लस 1 प्लस x³ का पावर 1/3 और इसका पावर 8 है, तो ये हो जाएगा 8/3 और माइनस 1/5 1 प्लस x का पावर 5/3 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/8 और 3 से भाग देंगे, 3 × 2 = 6 यानी कि 1 प्लस x³ का होल स्क्वायर, और उसके बाद इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 1 प्लस x³ का होल स्क्वायर माइनस 1/4, और इसको एक, इसमें से एक निकल जाएगा, ये x³ है, सॉरी ये x³ है, x³ और इसका हो जाएगा क्यूब रूट 1 प्लस x³ का होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।